We will start this live streaming. This is about the UPSC preparation. Mm, so I will share briefly my journey. Then you can ask me doubts if you have any. आपको कुछ डाउट होंगे तो आप पूछ सकते हैं, उसके जवाब भी मैं दे दूंगा. तो चालू करते हैं. तो एज यू नो दैट आई एम ऑल इंडिया रैंक 267. आई गॉट द रैंक इन, मुझको ये रैंक थर्ड अटेम्प्ट में मिला. पहले अटेम्प्ट में मैंने प्रीलिम क्लियर किया था लेकिन मेंस क्लियर नहीं कर पाया. और उसकी वजह से मुझको अगले अटेम्प्ट देने पड़े. जस्ट अ मिनट. ओके, देन आई विल शेयर माय लर्निंग्स. मेरे को क्या सीखने को मिला इस 4 अटेम्प्ट में, और ऐसे क्या चीज़ें थी अगर मैं करता तो मुझको 3 अटेम्प्ट नहीं लगते और पहले दूसरे अटेम्प्ट में ही हो जाता. तो मोस्टली माय बैकग्राउंड, आई विल स्टार्ट विथ माय बैकग्राउंड. मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, 2017 पास आउट. सो बचपन से सपना नहीं था कि मुझको ये यूपीएससी ही करनी है. परहैप्स आफ्टर कंप्लीटिंग द ग्रेजुएशन, आफ्टर कंप्लीटिंग द ग्रेजुएशन आई डिसाइडेड टू क्या करना है अभी. उसमें कुछ 2-3 महीने गए, फिर उसके बाद डिसाइड हुआ कि यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है. तो बाकी कुछ बैकग्राउंड नहीं था घर पे कि कोई फैमिली में ऑफिसर हो या ऐसा कुछ नहीं है. फादर फार्मर है और मदर इज प्राइमरी स्कूल में टीचर है. तो यही बैकग्राउंड था, कोई गाइड करने के लिए नहीं था. सो आफ्टर डिसाइडिंग टू गो फॉर यूपीएससी, सो क्या किया कि डिसाइडेड टू ज्वाइन कोचिंग. बिकॉज कोई गाइड करने के लिए नहीं हो तो पहली चीज़ एस्पिरेंट ये करते कि वो कोचिंग ज्वाइन कर लेते. तो मैंने भी वही किया. लेकिन बाद में ऐसा लगा कि सिलेक्टिव कोचिंग लेता तो ठीक रहता, क्योंकि सबकी ज़रूरत होती नहीं है. तो पुणे में गया मैं. मेरा गांव पुणे से 60 किलोमीटर से. तो आफ्टर डिसाइडिंग टू परस्यू फॉर यूपीएससी, तो मैं पुणे चला गया. उसके बाद कोचिंग कर ली वहाँ पे. उसके बाद गाइड करने के लिए कोई नहीं था. कोचिंग मतलब आपको मालूम है कि पर्सनल मेंटर होता नहीं है वहाँ पे, कोई बताने वाला कि क्या करना है, कुछ नहीं. 2-3 हज़ार बच्चे होते हैं कोचिंग में, तो वहाँ पे कुछ पर्सनल गाइड मिलता नहीं है. तो शुरुआती दिनों में तो कोई गाइड करने के लिए नहीं था. तो उसकी वजह से, बिकॉज ऑफ दैट ओनली, इट टुक मी 3 अटेम्प्ट्स टू क्लियर यूपीएससी. एज आई ऑलरेडी मेंशन कि मैंने पहली प्रीलिम क्लियर कर ली थी. दूसरी मेंस, दूसरे अटेम्प्ट में मेंस क्लियर कर ली, और तीसरे अटेम्प्ट में इंटरव्यू मतलब रैंक आ गई. तो ये 3 अटेम्प्ट की जर्नी थी. उसमें बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसकी वजह से कि क्लियर नहीं कर पाया. तो कुछ चीज़ें मैं शेयर करूँगा कि क्या गलत किया था मैंने. तो पहली चीज़ ये की थी कि मैं बहुत ज़्यादा सोर्सेस के पीछे भागता था कि मतलब करंट अफेयर्स की मैगज़ीन करनी है तो 2-4 कर लो, और हिस्ट्री का कोई बुक्स रिकमेंडेड है तो उसके अलावा और बहुत सारे बुक्स पढ़ता था मैं. तो यही एक वहाँ पे आफ्टर 3 अटेम्प्ट्स आई कैन से दैट, मैं कह सकता हूँ कि जो भी रिसोर्सेस है उसको आप लिमिटेड रखो, उसको बार बार रिवाइज करो. एक पहली गलती थी. सो दूसरी गलती क्या थी, जब मैंने पहला प्रीलिम क्लियर कर लिया तो मुझको गारंटी नहीं थी कि मैं प्रीलिम क्लियर कर पाऊँगा, क्योंकि बॉर्डर पे नंबर थे. और मेंस अप्रोच कर रहा था तो एक महीना वैसे ही चला गया कि होगा नहीं होगा. कुछ डेडिकेटली एफर्ट्स नहीं दिए थे. तो जस्ट अ मिनट, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो आप बाद में बताना, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस हो रही है वहाँ पे. बाय 7:30 आई विल फिनिश माई वट एवर आई हैव टू से. उसके बाद आप क्वेश्चंस पूछे, फिर उसको अच्छे से बता पाऊँगा. तब तक मैं अपना कुछ बताता हूँ. तो पहला चीज़ हमने डिस्कस किया था कि मल्टीपल रिसोर्सेस, आपको रिसोर्सेस लिमिटेड रखने, उसको बार बार रिवाइज करना. दूसरा ये था कि मैंने टेस्ट सीरीज़ नहीं लिखे थे पहले अटेम्प्ट में, कि टेस्ट सीरीज़
क्यों लिखे नहीं थे, क्योंकि प्रीलिम क्लियर करूंगा इसकी गारंटी नहीं थी। एक महीना पहला तो उसी में चला गया कि करूंगा या ना करूंगा। दूसरी बात, कोई गाइड करने के लिए नहीं था। जो भी मैंने अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनाई कि कैसे करना है। टॉपर को हम सुनते हैं अक्सर, तो मैंने भी एक टॉपर से सुना था कि आप कुछ कंपाइलेशन आता है कि सिक्योर साइनप्सिस किसी इंस्टीट्यूट की इनिशिएटिव है, तो उस सिक्योर साइनप्सिस को फॉलो करोगे तो ऑलमोस्ट एवरीथिंग विल बी कवर्ड। सो आई मैंने क्या डिसाइड किया कि प्रीलिम के बाद वो सिक्योर साइनप्सिस करूँगा कंप्लीट, और जो भी हो कि टेस्ट सीरीज हो वो बाद में सोचेंगे। तो सिक्योर साइनप्सिस करने में मुझको बहुत सारा समय चला गया, और मैं एक भी टेस्ट नहीं लिख पाया जीएस के लिए। ऑप्शनल के लिए कुछ लिख पाया था। ऑप्शनल मेरा वैसे पीएसआईआर है। पीएसआईआर की वजह से ये मेरा रैंक आया इस साल, क्योंकि पीएसआईआर में नंबर अच्छे हैं। तो प्रीलिम्स के बाद मैंने एक भी टेस्ट लिखी नहीं थी पहले अटेम्प्ट में, बिकॉज ऑफ विच मेरे जीएस के नंबर थे 364, ऑप्शनल के नंबर थे 232। बिकॉज ऑफ दैट लैक ऑफ प्रॉपर आंसर राइटिंग, मैं इंटरव्यू कॉल मेरा मिस हो गया 20 मार्क्स से। आई थिंक 732 थे, और 750 को कुछ कट ऑफ था उस साल, जब मेरा पहला अटेम्प्ट था। तो पहले अटेम्प्ट के बाद क्या ये दूसरी लर्निंग थी कि आपको राइटिंग भी करनी है, ओनली रीडिंग से काम नहीं चलता। ये दूसरा लर्निंग थी। तीसरी लर्निंग थी कि जो भी मतलब हम पढ़ते हैं, क्या होता है कि शुरुआती दिनों में बहुत सारा सिलेबस बड़ा है। हमारा सिलेबस इज़ वेरी ह्यूज, इफ़ यू नो, बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ती है। तो तीसरा इशू ये था कि मैं सिलेबस कंप्लीट करने के पीछे भाग रहा था कि सारी किताबें पढ़ के होनी चाहिए, और उस रेस में आई कुडंट गिव प्रॉपर टाइम टू रिवीजन नहीं कर पाया। सो अभी आफ्टर 3 अटेम्प्ट्स एंड आफ्टर गेटिंग इनटू सर्विस, आई कैन से यू दैट आपको डेली, आपको वीकली, आपको एट द एंड ऑफ द मंथ रिवीजन के लिए डेडिकेटेड स्लॉट्स देने हैं। आप डेली 1 घंटा रिवीजन तो करे ही करे, 1-2 घंटा, और पूरा संडे पूरा आपको मॉक टेस्ट और रिवीजन से दोनों के लिए ही रखना है। क्या होता है, अगर आप रिवीजन करते हैं, इफ़ यू रिवाइज प्रॉपरली, देन द कंटेंट यू रिमेंबर वेरी वेल, एंड इफ़ यू रिमेंबर द कंटेंट वेरी वेल, इट बिकम ईजी टू राइट इन द एक्चुअल एग्जाम्स। वो एग्ज़ाम में आपको याद आ जाता है। और ऐसा नहीं है कि यूपीएससी में रैंक लाने के लिए जो भी आपकी किताबें हैं वो बहुत ही परफेक्टली आनी चाहिए आपको, क्योंकि क्या होता है कि सिलेबस आपका कभी कंप्लीट होता नहीं है, कि आप कुछ कुछ ना कुछ तो रह ही जाएगा। इफ़ आई कैन से यू, अभी जिस अटेम्प्ट में मेरी रैंक आई थी, तो उस अटेम्प्ट के लिए जब मैं मुंबई गया था, मेरा सेंटर मुंबई था, तो उस टाइम पे कोरोना पीक पे था और एक वेव आ रही थी। तो कुछ स्टूडेंट्स ने पिटीशन डाल दी थी सुप्रीम कोर्ट में कि ये पोस्टपोन हो जाए। तो मुझको भी लगा था कि ये पोस्टपोन हो जाए तो अच्छा होगा, क्योंकि मेरी प्रिपरेशन अभी कंप्लीट नहीं है। कुछ और डेज मिलेंगे तो कुछ और अच्छे से रिवाइज कर पाऊँगा। लेकिन वो एग्ज़ाम कुछ पोस्टपोन हुई नहीं, और वैसे ही मेंस लिखी, और उसी के ऊपर मेंस लिख के अभी 267th रैंक आई। ये आपकी थर्ड लर्निंग होगी कि कुछ कंप्लीट करने के मत भागो। एक कंप्लीट करने का अप्रोच होना चाहिए, मतलब स्ट्रेस ना लो कि मेरा कुछ कंप्लीट नहीं हुआ तो मेरी एग्ज़ाम नहीं निकलेगी। हर प्रीलिम के पहले मेरा यही रहता है कि पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, अभी प्रीलिम निकलेगा या नहीं निकलेगा, लेकिन निकल जाता है, क्योंकि आपको 100% नॉलेज होना चाहिए। ऐसा नहीं है यूपीएससी में। इफ़ यू सी द टॉपर्स के आप देखोगे तो 55% के आसपास, 50% के आसपास नंबर रहते हैं, तो 45% वो भी नहीं परफॉर्म कर पाते। तो ये थर्ड चीज़ थी कि रिवीजन करना चाहिए। पहले हमने डिस्कस की रिसोर्सेस, सेकंड आंसर राइटिंग, थर्ड इज रिवीजन। सो दिस इज द थ्री थिंग्स इन द यूपीएससी दैट डिस्टिंग्विशेस। वो डिवीजन कर दिए कि किसी का सिलेक्शन हो गया, किसी का नहीं हुआ। बहुत देखते हैं कि बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स है वो बहुत अटेम्प्ट देते हैं यहाँ पे, 6-7 अटेम्प्ट, 8 अटेम्प्ट। तो उसके वजह से थोड़ा फेयर रहता है कि अरे बहुत लोग करते हैं लेकिन फिर भी नहीं निकलता। लेकिन उनके अप्रोच में एक थोड़ा फ्लॉ होता है कि वो इन चीज़ों पे फोकस नहीं करते प्रॉपरली। राइटिंग हो गई या फिर रिवीजन हो गए, वो फिर पढ़ते 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 जाते,
और आंसर एक्चुअल एग्ज़ाम में लिख नहीं पाते। तो उसी की वजह से आपको फ़ोकस इसके ऊपर भी रखना है कि आप रिवीजन करो, आप पढ़ो, आप लिखो आंसर्स। तो ये चीज़ें आपको करनी है। उसके बाद एक और चीज़ कि आप हर जो सब्जेक्ट्स है उसको प्रॉपर वेटेज आपको देना है। ऐसा नहीं कि ऐसे के लिए कुछ लिखा नहीं है, ऐसे ही जाके देंगे, और या फिर एथिक्स के लिए प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं की। हर एक सब्जेक्ट, हर एक एरिया के लिए उतना ही डेडिकेटली प्रिपेयर करना है जितना आप कोई किसी इम्पोर्टेंट एरिया को करते हो। इसलिए बता रहा हूँ कि मेरा जो रैंक है 267, रैंक से 70 एंड रैंक 267, इसमें 30-32 नंबर का फ़र्क है, 32 मार्क्स ओनली। 200 रैंक्स जो है बीच में, 70 to 267, उसमें डिफरेंस है 34 मार्क्स का। सो इफ़ यू सी माई स्कोर इन ऐसे इज़ वेरी लेस। इट वॉज 134 इन फर्स्ट अटैम्प्ट, 134 से वो नीचे चला गया 93 सेकंड अटैम्प्ट में, जहाँ पे मैं रैंक मिस कर गया था 12 मार्क्स से। सो अभी थर्ड अटैम्प्ट में मार्क्स थोड़े इम्प्रूव हुए कि 93 से 103 हुए। मतलब स्टिल मेरे जो पहले अटैम्प्ट में थे 134, उतने आ जाते तो शायद मैं इस साल ही आईएएस बन जाता, 78-77 रैंक लेके। तो उसी की वजह से आपको क्या करना है कि हर एक चीज़ जो है आपकी यूपीएससी की, उसके ऊपर फोकस करना है। एक डेडिकेटेड स्लॉट बनाने हैं और उसके ऊपर आपको फोकस करना है। और अगली चीज़ के बारे में बोलूँगा कि आप पढ़ाई इफ़ेक्टिवली कैसे करें। To prepare effectively, you need to use multiple techniques to remember the stuff, because you have to write, you have to identify properly the content in your prelims questions, in your prelims questions, in your mains. So for that to happen, you need to remember the content you are reading properly, and to remember the content, you have to use multiple techniques. The techniques can be visualization, story making, और क्रिएटिंग शॉर्ट फॉर्म्स ऑफ मल्टीपल कंपोनेंट ऑफ द आंसर। न्यूमेरिक्स कुछ बोलते हैं उसको, प्रॉपर वर्ड अभी ध्यान में नहीं आ रहा। तो ऐसे कुछ चीज़ें हैं, उसको आप करो, विजुलाइज करो, स्टोरी बनाओ। आपके जो एरिया है, आप जहाँ भी रहते हो, जहाँ भी प्रिपेयर करते हो, उस एरिया को एज अ माइंड मैप यूज़ करो। मतलब कोई रोड है तो उस रोड पे आप फैक्चुअल डाटा को आप वहाँ पे विजुलाइज कर सकते हो, और उस रोड पे जाते समय आप उसको रिविजुअलाइज कर सकते हो कि यहाँ पे मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें इमेजिन की थी। मतलब अभी फॉर एग्जांपल इफ यू आर स्टडिंग अबाउट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, एंड you can imagine the non-cooperation movement on particular road that Gandhi ji is leading the movement, then some members are following them, एंड आप जो भी आपका फैक्चुअल डाटा हो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लेके, वो वहाँ पे आप विजुलाइज करके उसको कनेक्ट कर सकते हो और उसका रिवाइज कर सकते हो। ये आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगा। आप यूपीएससी फिर आपको याद रह जाता है। फिर ओनली आप व्हाट यू नीड टू रिवाइज द फैक्चुअल डाटा फॉर नेक्स्ट अटेम्प्ट इफ रिक्वायर्ड। सो एक चीज़ थी कि आपको रिवाइज करना है, प्रॉपरली विजुलाइज करना है, वेरियस टेक्निक्स यूज़ करनी है। उसके बाद हम चलते हैं एथिक्स। एथिक्स को कैसे प्रिपेयर करें। एथिक्स प्रिपेयर करने के लिए आपको एक रियल लाइफ का टच आंसर्स को देना होता है। कैसे कि आप जो भी कंसेप्ट पढ़ते हो, आप बुक्स से पढ़ते हो या फिर गूगल करके पढ़ते हो, आपको क्या करना है, जो भी सिलेबस टॉपिक है उसको आप एक पेज पे शॉर्ट नोट्स बनानी है, उसमें उसकी डेफिनेशन इन सिंपल लैंग्वेज। उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि उसके कंपोनेंट्स, देन आपको एग्जांपल डालने हैं, एग्जांपल की भी नोट बना के रखनी है। तो एग्जांपल आप किस डायमेंशन के ले सकते हो। एग्जांपल यू कैन टेक फ्रॉम हिस्टोरिकल एग्जांपल्स, फिलोसॉफिकल एग्जांपल्स। फिलोसॉफिकल मीन्स स्वामी विवेकानंद इफ हैव उनके जीवन का कुछ के घटना हो जो उस वैल्यू को शो करती हो, तो आप वो भी ले सकते हो। तो दिस इज फिलोसॉफिकल, वी डिस्कस अबाउट हिस्टोरिकल, फिलोसॉफिकल। देन यू कैन टेक द एग्जांपल्स ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी में किसी ने कुछ दिखाया हो, पर्टिकुलरली पद्मश्री अवार्डीज, जो गवर्नमेंट हर साल एक पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण देता है। तो जिसको भी देता है उन्होंने कुछ ना कुछ अच्छा किया होता है। ये जो इथिकल वैल्यूज यूपीएसएम को पूछते हो, वो उसके एग्जाम्पल वो फिट हो जाते हैं। तो आप एक नोट बना सकते हैं, उसमें आप जो भी सिलेबस पॉइंट आपने पहले डेफिनेशन लिखी, फिर कंपोनेंट लिखे, फिर एग्जाम्पल लिखे, उसमें आप
वो एग्जांपल्स ऐड कर सकते हो। सोशल हमने 3 टाइप के एग्जांपल देखे। पहला हमने हिस्ट्रिकल देखा हमारे हिस्ट्री से, दूसरा हमने फिलोसॉफिकल देखा जो भी थिंकर्स हैं उनके लाइफ से, तीसरा हमने देखा कि जो सोसाइटी है उससे किसी सिटीज़न ने कुछ अच्छे काम किए हो, और चौथा करना है आपको सिविल सर्वेंट से। द बेटर इंडिया के जो वेबसाइट है वो डाल देते हैं, या फिर आप जो आपके न्यूज़पेपर में भी आते हैं सिविल सर्वेंट्स, उनके भी एग्जांपल्स आप कोट कर सकते हो। तो ये थर्ड कंपोनेंट होगा एथिक्स का, आप एग्जांपल ले लो। फोर्थ कंपोनेंट हो जाएगी कोट्स। कोट्स अच्छे 2-3 कोट्स, एक इंडियन थिंकर के और एक वेस्टर्न थिंकर के, 2 कोट्स लिख लो। जो भी आपका सिलेबस पॉइंट है एथिक्स का, हर एक सिलेबस पॉइंट के लिए आप कर लो, इसको रिवाइज करो और फिर एग्जाम पे जाके लिखो। तो एक आपको होलिस्टिक आंसर हो जाएगा एथिक्स में। सो उसके बाद टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है उसके बारे में कुछ बोलूँगा, कि आपको रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करना है। रिवीजन करने से अब क्या होता है कि आप इफ़ यू रिवाइज, आप अपने डे का स्टार्ट अपने डे का स्टार्ट जो भी है कि वो आप रिवीजन से करें। उठते आप थोड़ा करंट अफेयर्स का पिछले दिन का रिवीजन 1 घंटा दीजिए रिवीजन के लिए, 1-2 घंटे पिछले दिन का करंट अफेयर्स का रिवीजन, और पिछले दिन जो भी आपने जीएस पढ़ा हो, आपने ऑप्शनल पढ़ा हो, उसका रिवीजन कीजिए। इफ़ यू स्टार्ट विथ रिवीजन, क्या होगा कि आपने पहले ही पढ़ चुके हो आप, तो आप आपने अपने माइंड को फिर वही बताओगे कि क्या पढ़ा था, फिर आपको लगेगा कि जो भी पढ़ा था वो आपको याद है। एक पॉजिटिव एनर्जी तैयार होगी, और पॉजिटिव एनर्जी यू कैन कैरी फॉरवर्ड फॉर एंटायर डे, देन it will help you also. So divide your schedule in slots। 1-2 घंटे की स्लॉट्स बनाओ, उसके बाद 10-15 मिनट की रेस्ट लो। व्हाट यू कैन डू, आप अपने जो शेड्यूल है उसमें थोड़ा योगा भी डाल दो, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन, वो बहुत हेल्प करता है। मेडिटेशन के थोड़े बहुत वीडियोस देखो, माइंडफुल मेडिटेशन हो गया, अनापाना मेडिटेशन हो गया, या फिर ईश क्रिया है सदगुरु जी की, तो आप 2-3 देख लो, जो भी आपको सूट करता है वो भी कर सकते हो, या फिर तीनों भी कर सकते हो। तो मेडिटेशन करो, रिवीजन करो, उसके बाद रीडिंग करो, रीडिंग करते करते अंडरलाइन करो, और हर एक 20-25 मिनट के बाद एक गो थ्रू कर लो कि क्या पढ़ा है पीछे। तो एक कनेक्ट रहेगा और आप बोर्ड फील नहीं होगे, क्योंकि जब आपको लगता है कि आपने कुछ पढ़ा था वो आपके दिमाग में, ध्यान में रह गए, तो उसके बाद आप अगली कंटेंट पढ़ने में आपको कोई इशू होगा नहीं। तो ये एक चीज़ थी। रिसोर्स के बारे में बोलना चाहूँगा तो हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, एंशिएंट के लिए नितिन सिंघानिया, एंड ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटीज, पीएमएफआईएस नोट्स, जीसी लियोंग, सोसाइटी फ्रॉम करंट अफेयर्स, वर्ल्ड हिस्ट्री फ्रॉम, there is a one reference book, the author's name I am not able to currently recall, it is very famous. This is from world history for एनसीईआरटी तो सबकी करनी है, मतलब जो भी हो। देन जो भी हो आपका पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत, देन गवर्नेंस के लिए सेकंड एआरसी रिपोर्ट, उसका जिस्ट, इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए करंट अफेयर्स, इकोनॉमी के लिए एनसीईआरटीज, करंट अफेयर्स, सर्वे, बजट, बाकी थोड़ा स्टैटिक एग्रीकल्चर के लिए जो भी रिफॉर्म्स हुए हो, और मोस्टली करंट अफेयर्स ओरिएंटेड। टेक्नोलॉजी तो मोस्टली दे आस्क फ्रॉम करंट अफेयर्स ओनली। फॉर एग्जांपल दिस ईयर दे आस्क अबाउट जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, तो वो भी करंट अफेयर से ही था। फिर करंट अफेयर्स से मोस्टली चीज़ें कवर हो जाती है, करंट अफेयर्स की मैगजीन आप जो पढ़ते हो उससे कवर हो जाता है। तो उसके बाद एथिक्स के लिए तो मैंने पहले ही बोल चुका हूँ। ये भी जो चीज़ें मैंने बोली कि आपको जो पढ़ना है उसको, उसकी पीडीएफ फॉर्मेट, तो मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, अगर आप सोहम 267 सर्च करोगे, इफ़ यू सर्च सोहम एंड विद स्पेस सोहम, सोहम 267, उसके चैनल के आप टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे मैंने अपनी बुक्स पीडीएफ फॉर्मेट में डाली हुई है। अगर आपको कोई इशू हो, गाइडेंस चाहिए, तो वहाँ वो ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ पे आप मुझको मैसेज भी कर सकते हो, एडमिन हैंडल पे, ओनर हैंडल पे। उसके बाद तो यही था जो कुछ था। आई थिंक वी कैन गो फॉर क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर में बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो सकती है।
You can ask the questions now so that I can answer them. Someone was saying that some tips for revision. So if you have proper timetable for your revisions, means daily 1 hour और वीकली 1 डे, देन इट इज़ ईजी. प्रीलिम्स के लिए कुछ खास टिप्स. प्रीलिम्स के लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो जो भी अपना स्टैटिक हो, ऑप्शनल का भी देख लूँगा, पहले आंसर कर लूँ फिर उस ऑप्शनल के तरफ जाएंगे. तो प्रीलिम्स के लिए आपको क्या करना है कि 1 महीना पहले तक आपको मॉक टेस्ट लिखने हैं. और अगर आपको मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर आ रहे हो, मतलब 70-80s, देन यू शैल अटेम्प्ट. अदरवाइज इफ़ यू आर गेटिंग कंसिस्टेंटली आपको 50-40-30 आ रहे, तो फिर अटेम्प्ट आपका बर्बाद ही होगा, कुछ मेरेकल होगा नहीं. तो मॉक टेस्ट दे 1 महीना पहले तक. वीकली 1 मॉक टेस्ट यू कैन गिव. देन मॉक का क्या यूटिलिटी है? मॉक का यूटिलिटी ज़्यादातर आपको सीखना है कि एक्चुअल एग्ज़ाम अप्रोच कैसे करना है, मतलब टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है उसमें, या फिर कितने नंबर अटेम्प्ट करने हैं. अगर आप 90 करते तो आपका स्कोर कितना आता है, अगर आप 50 करते हो तो आपका स्कोर कितना आता है. ये सब चीज़ें हैं, उसको एनालाइज करने के लिए आपको वो मॉक टेस्ट देने हैं. मॉक टेस्ट देने के बाद डिसाइड करना है कि अटेम्प्ट देना है या नहीं. सो 1 महीने पहले तक मॉक टेस्ट देना है. 1 महीने पहले क्या करना है कि आपका जो भी बेसिक्स था वो प्रॉपरली रिवाइज करना है. ऐसा नहीं कि जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए उसको ही रिवाइज करना है. 1 महीने आप प्रॉपरली रिवाइज करो विथ काम माइंड, विथ हैप्पीनेस, विदाउट स्ट्रेस एंजाइटी. तो उसके बाद आपको एक प्रीलिम्स अच्छे अच्छे से जा सकते हैं. सर मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ बट सडनली चेंज इंग्लिश मीडियम. इंग्लिश के लिए क्या करना है आपको कि इंग्लिश के लिए आपको क्या करें कि द हिंदू का जो एडिटोरियल है या फिर इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल है, तो उसको आपको स्लोली लाउडली पढ़ना है. स्लोली लाउडली समझते हुए कि उसका मीनिंग क्या था सेंटेंस का, पिछले सेंटेंस से लिंक करते हुए बहुत लाउडली, जितना आप कर सको उतना लाउडली, स्लोली, जितना स्लोली पढ़ सको उतना स्लोली, जितना आप अंडरस्टैंडिंग से पढ़ सको उतना अंडरस्टैंडिंग से. अगर आप ये 2-3 महीने करोगे तो आपका इंग्लिश एग्ज़ाम के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है उतना अच्छा बन जाएगा. कोई इंग्लिश का इतना इशू रहता है नहीं. वन मोर क्वेरी वाज देयर अबाउट रिगार्डिंग ऑप्शनल सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस आया है तो कैसे प्रिपेयर करूँ. ओके, सो PSIR मेरा जो नंबर रहे हैं 3 अटेम्प्ट में, वो पहले अटेम्प्ट में 232 थे, सेकंड अटेम्प्ट में बढ़ के हो गए 278, थर्ड अटेम्प्ट में हो गए 290. सो व्हाट हैपन इन द मतलब कैसे बढ़ गए 232 से 290. 230 दैट इज NCERT इज वन ऑफ द वेरी सिलेक्टिव लाइक. No, NCERT is, as I mentioned, my channel name. You can join that. Uh, there are NCERTs that I referred. You can refer that also. So मैं डिस्कस कर रहा था कि ऑप्शनल का क्या करना है आपको कि ऑप्शनल में मेरे नंबर कम थे, तब मेरे रिविजन्स कम थी, तब मेरे आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कम थी. तो मैंने रिविजन्स पे फोकस किया, मैंने माइंड मैप्स बनाए और फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग किया कि जो भी कोई कंसेप्ट मुझे पूछे तो मेरे पास कुछ ना कुछ इमीडिएटली बताने के लिए होना चाहिए. तो उसके लिए मैंने माइंड मैप्स बनाए, प्रॉपर शॉर्ट नोट्स किए, अंडरलाइन किए, थिंकर्स उनके कोट्स उसको बार बार पढ़ा और फिर राइटिंग प्रैक्टिस की. यू हैव टू राइट इंट्रोडक्शन, आपको अच्छे से लिखना है, कंक्लूजन अच्छे से लिखना है. GS के तरह इंट्रोडक्शन कंक्लूजन लिखना नहीं है, क्योंकि GS की तरह लिखोगे तो फिर वो मार्क्स आते नहीं है, फिर 240-250 तक मार्क्स जाते. कुछ अच्छा इंट्रोडक्शन कंक्लूजन लिखोगे तो विच इज़ रिलेवेंट टू द क्वेश्चन, देन आपके नंबर 20-25 नंबर बढ़ जाते. तो वही चीज़ें थी ऑप्शनल के बारे में. एनीथिंग एल्स इफ एनीवन वांट टू आस्क. ओके, इंग्लिश लैंग्वेज में स्पेलिंग मिस्टेक और सेंटेंस स्ट्रक्चर रॉन्ग, हाउ टू रिमूव दिस प्रॉब्लम. सो प्रैक्टिस करते रहिए. कुछ इंग्लिश ग्रामर की किताब खरीदिए, कुछ वहाँ से कुछ इनपुट्स लीजिए कि कैसे सेंटेंस प्रॉपरली फ्रेम करने हैं, या फिर आप क्लास भी लगा सकते हैं. कुछ इंग्लिश राइटिंग, इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास होंगे तो वो हेल्प करते, वो किया जा सकता है. उसके बाद
किस मीडियम से पेपर और इंटरव्यू दिया था मैंने? मेरे इंग्लिश वीक थी, फिर भी मैंने इंग्लिश मीडियम से पेपर दिए थे, इंग्लिश मीडियम से इंटरव्यू दिया था। इंग्लिश वीक होने के बावजूद आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाती है, विथ जैसे आप प्रिपेयर करते रहते हैं तो उसके बाद आपकी इंग्लिश अच्छे से प्रिपेयर हो जाती है, तो नो नीड टू वरी। एज पहले भी मैं बोल चुका हूँ कि इंग्लिश आप कैसे कर सकते हो। तो द हिंदू का एडिटोरियल पढ़ना है स्लोली लाउडली, उसके बाद कुछ डिक्शनरी बना लीजिए, कुछ जो रिपीटिंग वर्ड्स है जो बार बार रिपीट्स हो रहे हैं, तो उसका नोट कर लीजिए, उसको रिवाइज कर लिए। जो वर्ड्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, कुछ बहुत फैंसी वर्ड्स को आप इग्नोर कर सकते हो। ऐसे के लिए कुछ टिप्स, तो ऐसे में क्या हो रहा है कि ऐसे इस टर्निंग फिलोसॉफिकल बन गया है ऐसे, रादर दैन प्रॉपर जीएस टाइप। सो ऐसे में ज़्यादातर वो आपके एनालिसिस को मार्क दे रहे हैं, रादर दैन गिविंग अ सिंपल मार्क्स टू पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल एंगल। तो ऐसे के लिए आपको क्या करना है कि ऐसे के लिए आपको आर्गूमेंट्स देने, आर्गूमेंट्स टू टाइप्स के देने, हाउ एंड वाई। दिस टू टाइप्स के आर्गूमेंट्स आप दे सकते हो। मतलब कोई कोट्स दिया गया हो तो हाउ इट इज़ करेक्ट, हिस्ट्री में कैसे कोई प्रेसिडेंट्स हो कि ये सही साबित हुआ था कोर्ट, और वाई इट इज़ नीडेड, वाई इट इज़ ट्रू, और क्यों इसकी ज़रूरत है, वाई, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन सोसाइटी विच डिमांड्स दैट दिस कोर्ट, ये कोर्ट के तरह आपको बिहेव करना है, कोर्ट के तरह हमको अपनी अप्रोच रखनी है। तो वो हो गया आपका वाई एस्पेक्ट। तो इनिशियली हाउ एस्पेक्ट के दो तीन पॉइंट्स, हाउ इट इज़ ट्रू, देन वाई एस्पेक्ट के 3-4 पेज लिखो, उसके बाद उसके कंस्ट्रेंट सॉल्यूशन लिख के कंक्लूड कर लो। ये जेनरिक ऐसे के लिए अप्रोच हो सकता है। मैगजीन पढ़ना जरूरी है, एक मैगजीन तो आपको पढ़ना ही है। अगर इवन इफ़ यू आर रीडिंग द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, मैगजीन पढ़ोगे तो कुछ ऐसा एरिया आपका छूट जाता है, आप मैगजीन से कवर कर सकते हो। मतलब द हिंदू की, इंडियन एक्सप्रेस की एक आधी न्यूज़ आपकी छूट गई, तो इफ़ यू रीड द मैगजीन, देन मैगजीन टेक केयर ऑफ एवरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। तो आप वहाँ से आप उसको कवर कर सकते हो। प्रीलिम के लिए शायद मैं बता चुका हूँ कि क्या करना है। पहले महीने तक, 1 महीना पहले तक टेस्ट देने, उसके बाद बेसिक्स रिवाइज करना है अच्छे से, और मार्क्स अच्छे आ रहे मॉक्स में तो ही अटेम्प्ट करना है। मैगज़ीन तो आप कर ही सकते हो। ऑप्शनल कैसे डिसाइड करें? तो ऑप्शनल के लिए आप कंफ्यूज बोल रहे हो, तो ऑप्शनल डिसाइड करने के लिए आपको आपका ग्रेजुएशन कौन सा है। अगर आपका ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस है तो आप पॉलिटिकल साइंस लोगे, तो फिर पॉलिटिकल्स अच्छा होगा, क्योंकि उसमें एफर्ट्स कम लगेंगे। फिर एट द एंड ऑफ द डे, एनी ऑप्शनल यू हैव टू गिव योर एफर्ट्स, आपको एफर्ट्स देने हैं, उसके बाद आपको ऑप्शनल में अच्छे मार्क आते हैं। कोई भी ऑप्शनल हो, मेरा कुछ ऐसा नहीं था कि पॉलिटिकल साइंस बहुत मुझको इंटरेस्टिंग लगा या फिर बहुत मार्क्स आ रहे, मैंने वो उसको एक बार ले लिया, फिर उसमें एफर्ट्स दे दिए, और फिर मार्क्स आए। इसका इसके लिए एफर्ट्स दिए। PSR सेक्शन 1, so PSR section 1 is important. If you see political science paper 1 section A is the entire optional, वो आप अच्छे से कर लोगे तो बाकी ऑप्शन में कुछ ऐसा दम नहीं है। तो उसके लिए आप ओपी गाओबा की बुक्स पढ़ लो, कुछ जो ब्लू कलर की बुक है वो पढ़ लो, और जो भी नोट्स बाकी के स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वो भी पढ़ो। उसके बाद आप एक टेस्ट सीरीज़ अच्छी लगाओ, और टेस्ट सीरीज़ लगाने के बाद उनके जो मॉडल आंसर्स है वहाँ से भी आपको बहुत सारे इनपुट्स मिल जाएंगे। आर्ट एंड कल्चर फॉर प्रिलिम्स, व्हाट टू स्टडी। तो आर्ट एंड कल्चर की मोस्टली रैंडमनेस रहती है, कहाँ से पूछ लेंगे कुछ पता नहीं। तो आपके जो भी बेसिक सोर्सेस हो, नितिन सिंघानिया हो गए, या उनका बुक हो गया, या फिर एनसीईआरटी, उनको पढ़ो। और ज़्यादातर यूपीएससी पे छोड़ दो, वो कहाँ से भी पढ़ सकते हैं हम, वो सोर्सेस को पता भी नहीं लगेगा। तो बेसिक्स करो और अच्छे से रिवाइज करो। एग्ज़ाम दौरान किन बातों पर ध्यान रखें? एग्ज़ाम दौरान आपकी फिजिकल फिटनेस पे ध्यान रखें, कुछ 15-20 मिनट्स एक्सरसाइज करते रहे। साइकोलॉजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस पे भी ध्यान रखें, क्योंकि स्ट्रेस एंजाइटी बहुत आती है। तो उसके लिए आपको आप रिवाइज करते रहेंगे डेली, वीकली, मंथ, एट द एंड ऑफ द मंथ, तो स्ट्रेस कम आएगा, क्योंकि आप रिवाइज करोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपने जो भी पढ़ा है वो आपको याद है, और आप एग्ज़ाम में उसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये पॉजिटिव फीलिंग आती है, आपका स्ट्रेस भाग जाएगा। तो फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस,
आप टाइम टेबल अच्छे से बनाओ, और टाइम टेबल फॉलो भी ना हो तो ज़्यादा केयर मत करो, सिर्फ ऑनेस्टली तैयारी करो। अगर आपका आपका शेड्यूल प्लान शेड्यूल के हिसाब से नहीं चल रहा तो भी कोई इशू है नहीं, क्योंकि मेरा भी कभी एक भी दिन नहीं है ऐसा कि मेरे जो टारगेट मीट किए थे, मतलब वो ज़रूरत है नहीं। अब अगर अगर आपका कुछ रह जाता है तो जस्ट लीव दैट एंड मूव टू नेक्स्ट शेड्यूल। अगर आपने 10 से 12 तक पेपर पढ़ने का ध्यान रखा है तो 11:55 को एक और छोड़ दो, या फिर कोई किताब पढ़ रहे हो तो उसको छोड़ दो, 5 मिनट के लिए ब्रेक ले लो, और 12 से अगला अगला आपका जो भी प्लान है वो उसको शुरू कर दो। जो भी बचा है हम अगले दिन कर सकते हैं। फॉर प्रीलिम्स फॉलोइंग ऑर्डर: पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, एनवायरमेंट, साइंस। दिस इज ऑल्सो गुड, यू कैन इंक्लूड जोग्राफी ऑल्सो, यू कैनॉट मिस दैट। पॉलिटी, जोग्राफी, economy, you can keep economy in later part of the history as well. सर बुक बहुत है, कैसे याद करें इंग्लिश मीडियम से? यूपीएससी एग्ज़ाम क्रैक हो सकता है? बस हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हो, इंग्लिश मीडियम से हो सकता है। आपके जो भी बोला मैंने कि आप अगर टेलीग्राम पे सोहम 267 टाइप करोगे तो आपको ग्रुप मिल जाएगा। उस पर मैंने मेरे हाईलाइटेड पीडीएफ्स, मतलब जो भी एनसीईआरटीज़ है उनमें जो भी कंटेंट इंपॉर्टेंट है उसको हाईलाइट करके वहाँ पे डाल रखा है, आप वहाँ से वो एक्सेस कर सकते हो। मेरे ऑप्शनल के नोट्स भी वहाँ पे ही है। अगर आपको कुछ गाइडेंस इशू होंगे तो आप वहाँ पे मुझको मैसेज भी कर सकते हो। एग्ज़ाम के दौरान नर्वसनेस को कैसे कंट्रोल करें? टू कंट्रोल द नर्वसनेस यू हैव टू, आपको क्या करना है, पहले एक्सेप्ट करना है कि नर्वसनेस होना कोई बुरी चीज़ नहीं है, सिर्फ आपके लिए होता नहीं है। हर एस्पिरेंट को नर्वसनेस होती है। अगर कोई बोल रहा है वो नर्वस नहीं है, उसको स्ट्रेस नहीं है, तो वो झूठ बोल रहा है। तो पहले तो इसको एक्सेप्ट करें, सबको होता है, और ये टेम्पररी है, मतलब परमानेंट रहेगा नहीं। आपको क्या करना है कि प्रेजेंट पे फोकस करना है। आप जो भी फ्यूचर का कोई सोच रहे हो कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, कुछ ना कुछ अच्छा होता है लाइफ में। यूपीएससी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। पास में कुछ हुआ था उसके रिग्रेट है तो कोई ध्यान में रखो मत, जो भी प्रेजेंट है वह उस पर फोकस करो। आप एक बुक है द पावर ऑफ नाउ बाय एकहार्ट टोल्ले, आप वो भी पढ़ सकते हो, उसमें उसने यही फिलोसॉफी बताई है। अगर आप प्रेजेंट पे फोकस करोगे तो आपकी इफ़िशियंसी बढ़ जाएगी, यू कैन स्टडी विथ मोर इफ़िशियंसी। सो आप वो कर सकते हो। डिस्ट्रैक्शंस होता है तो उसमें आपको मेडिटेशन हेल्प करेगा। आपकी सराउंडिंग भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, तो आप सराउंडिंग पे भी वर्क कर सकते हैं। आपका स्टडी एनवायरनमेंट, आप यू कैन आर्किटेक्ट दैट इटसेल्फ। एरिया आपका शांत होना चाहिए, तो उसके लिए एफर्ट्स ले, अच्छी सी लाइब्रेरी लगाए। मैं इस एग्ज़ाम देने वाला हूँ, नर्वसनेस कैसे कंट्रोल करें, तो बोल चुका हूँ मैं। आप यू कैन फोकस ऑन, डिस्ट्रैक्शन भी हो चुका, ओके। सीसेट कैसे कवर करें? सीसेट करने के लिए आपको क्या करना है कि पास्ट ईयर क्वेश्चंस पेपर देखें। पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर से आपका एक ओन फ्रेमवर्क बना ले कि किस टाइप के मैथमेटिकल क्वेश्चन सिंपल होते हैं, किस टाइप के मैथमेटिकल क्वेश्चंस हार्ड होते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि डायरेक्शन, रिलेशनशिप्स, दे दे आर इजी टू सॉल्व। आप उसके थोड़े बहुत प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको आ जाएंगे। तो आपको इजी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और कॉम्प्रिहेंशन ठीक से करना है, आपका सीसेट निकल जाता है। लेकिन उसके लिए आपको एनालिसिस करना है कि सिंपल टाइप के मैथमेटिकल क्वेश्चंस कौन से होते हैं, हार्ड टाइप के कौन से होते हैं। हार्ड टाइप को प्रॉपरली इग्नोर करना है, एग्जाम में बाद में देखना है टाइम मिले तो वही है। कोई पूछ रहा कि टेलीग्राम आईडी, तो सोहम SOHAM 267 ये सर्च करोगे तो सोहम IRS नावाचा चॅनल आ जाएगा, तो वहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हो, और मुझको भी वहाँ से आप मैसेज कर सकते हो। सर, कैन वन क्लियर मेंस इन 3 months बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस इफ वन हैज़ कवर्ड ऑप्शनल बिफोर हैंड? Ethics and essay are not yet covered. With you can crack the exam in 3 months if you have proper strategy, if you have proper planning, and keep your resources limited. Join a good test series. Do not run behind writing too much. 4-8 GS tests, 4-8 optional tests, 1-2 essay tests are enough. So किया जा सकता है, it depends on your circumstances. इंग्लिश लैंग्वेज हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को हार्ड लगता है? अरे हार्ड इतना नहीं है, मुझको बहुत हार्ड लगता था। अगर मैंने तो क्या किया था इंग्लिश के लिए कि मैंने मेरे जो सर थे
उनको कॉल किया, सर मेरा इंग्लिश बहुत वीक है तो मैं इंटरव्यू के लिए रीजनल मराठी मीडियम लूँ या क्या करें। तो बोले अरे नहीं, मराठी मीडियम में इंटरप्रेटर होता है तो मार्क्स कमाते हैं वगैरह वगैरह, आप इंग्लिश में ही ले लो, इंग्लिश इंप्रूव हो जाती है। तो मैंने इंग्लिश ले लिया था, और जो भी यूपीएससी का रिक्वायरमेंट है तो यूपीएससी के रिक्वायरमेंट के लेवल का इंग्लिश आपका बन जाता है अच्छे से, कोई इशू है नहीं। प्रिलिम्स कैसे ॲडजस्ट करायचं, प्रिलिम्स ॲडजस्ट करण्यासाठी प्रॉपर प्लॅन करायचा, टेस्ट द्यायच्या वीकली, टेस्टमधून शिकायचं, मार्कांवर लक्ष द्यायचं नाही। तो वेरियस ट्रिक्स कशा वापरायच्या, यूट्यूबला व्हिडिओ बघू शकता की कसल्या कुठल्या ट्रिक्स असतात एक्झाममध्ये, मग त्या ट्रिक्स प्रत्येक मॉकमध्ये वापरायचा प्रयत्न करायचा, टाईमचं कंस्ट्रेंट पाळायचं नाही। मग ते एक थोड़ा एक आपला अप्रोच हे करायचं। आणि प्रीलिमच्या दिवशी, प्रीलिम के दिन आपको क्या करना है कि एक काम माइंड से जाना है, प्रॉपरली रीड करना है। तो आपके बहुत सारे उस सेंटेंस को पढ़ते आपको एक इंक्लिनेशन आ जाता है, अरे गलत हो सकता है, इसमें कुछ ऐसा ऐसा वर्डिंग यूज़ किए, तो वैसे आपका प्रीलिम्स निकल जाता है। फिर कट ऑफ लाईनवर येतो आहे मार्क्स, ठीक आहे, कट ऑफ लाईन इज गुड। माझं तर कट ऑफ आणि माझे मार्क्स या अटेम्प्टला सेमच होते। जनरलचा कट ऑफ 87.54 आणि माझे मार्क्स पण 87.54, डझंट मॅटर, यू कॅन गिव्ह स्टील। 10-15 मार्क्स कसा इन्क्रीज होणार, तुम्ही तो व्हिडिओ बघा यूट्यूबचा ट्रिक्सवाला, की कशा ट्रिक्स असतात, कसं आयडेंटिफाय करायचं की कुठलं सेंटेन्स चूक असू शकतं, त्याने एक 10-15 मार्काचा बूस्ट बसून जातो। त्यानंतर जे आपले बेसिक्स आहे, पॉलिटी, जिओग्राफी, ते स्ट्रॉंग ठेवायचं, करंट अफेअर्स स्ट्रॉंग ठेवायचं। हे बेसिक्स आणि करंट अफेअर्स स्ट्रॉंग ठेवून निघून जाते एक्झाम, नो बिग इशू। आय थिंक कोणाचे काही इशू नाही आहेत आता, देन यू कॅन स्टॉप हियर। ओके, थैंक यू। इफ़ यू हैव एनी इशू, आपको कोई भी इशू हो तो आप मुझको टेलीग्राम से कनेक्ट कर सकते हो। टेस्ट नाउ एंड हाउ टू फोकस ऑन एलिमिनेशन, वही है, टेस्ट दो, उसके बाद देखो कैसे एलिमिनेशन करना है। प्रैक्टिस से हो जाएगा वो। अरे टेलीग्राम आईडी यार टाइप करना है, कैसे टाइप करें? ठीक है, फिर टेलीग्राम आईडी फिर से बताता हूँ, जिनको ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकते हैं। आप सोहम 267 क्लिक करके सर्च करके आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं। सो बुक का क्या नाम बताया, पावर ऑफ नाउ, द पावर ऑफ नाउ। मैं अभी पुणे से हूँ, महाराष्ट्र। पैसे काही नसतं, ज्यावेळेस आपली रँक येते त्यावेळेस वाटतं अरे आपण, आपल्याकडे ऑथॉरिटी खूपच आहे, घरच्यांचं आहे काय नव्हतं पाहिजे, आणि ते ॲक्सेप्ट करतात नंतर, नो बिग इशू। ठीक है, देन वी शैल स्टॉप हियर। थैंक यू, माय बेस्ट विशेस विथ यू।